अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन RS एडवांस 2022 मॉडल। ये टोयोटा क्राउन की 16th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2022 से ही आना शुरू हुई है और इस गाड़ी का RS एडवांस और क्रॉसओवर SUV वाला वर्जन है। इसमें 3 मेन बॉडी टाइप्स आती हैं, सेडान, एस्टेट और क्रॉसओवर SUV। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है और फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोडेड है। इंजन इस गाड़ी में अब टर्बो चार्ज हाइब्रिड आता है और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिए गए हैं। ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी 22 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 4.25 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट क्राउन एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पिछली किसी क्राउन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं कि पहले वाली क्राउन बहुत बेहतर थी, इसको अजीब सा कर दिया गया है। बट मेरे ख्याल से ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से पिछली किसी भी क्राउन से बहुत बेहतर है। जैसे क्या 300 आई थी वैसे ही ये गाड़ी भी आधे साल लोग कह रहे हैं कि बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को ऐसी 300 बेहतर लगने लगी है एज कम्पेयर टू 200 सीरीज। सेम गोज फॉर दिस कार। आप इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो ये गाड़ी आपको बहुत ज़बरदस्त लगने लग जाएगी और इसके अलावा ऑन रोड भी इस गाड़ी की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये इस गाड़ी का क्रॉसओवर SUV वर्जन है तो इसकी हाइट अच्छी खासी ऊंची है, लेकिन साइड से गाड़ी आपको कहीं से भी क्रॉसओवर की तरह ऊंची नहीं लगेगी। बट ऐसा नहीं है, इसकी बॉडी किट्स बहुत नीचे तक हैं। ये गाड़ी इटसेल्फ जो है ये काफ़ी ऊपर है, ये मैं भी कवर करूंगा साइड पे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी अग्रेसिव कर दिया गया है। इस तरह से इसके फ्रंट पे जो DRL है ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। इसके अलावा हेडलाइट भी इसकी काफ़ी स्लीक सी दे दी गई है और इसमें 3 प्रोजेक्शन लैंप हैं, लो के लिए और हाई के लिए अलग से एक पॉइंट दिया गया है। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे जो ब्लैक वाला एरिया है ये भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कर दिया गया है। यहाँ पे ये डायमंड टाइप का पैटर्न दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है और इसके अलावा फ्रंट से गाड़ी लिटरली एक इलेक्ट्रिक कार लगती है, बट ये है नहीं। बाकी क्राउन को लोगों इसका काफ़ी डिफरेंट कर दिया गया है और एक गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो इसमें हर वो चीज़ आती है जो कि क्राउन ऑफर कर सकती है। इसमें 360 कैमरास हैं, रडार है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। फिर RS एडवांस में ये बॉडी किट्स भी दी गई होती है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। इसमें हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं और भी इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से पिछली किसी भी क्राउन से बहुत डिफरेंट है। क्राउन्स पहले पत्ती और लंबी हुआ करती थी और लो हुआ करती थी। ये गाड़ी चौड़ी है, बल्कि है और इसके अलावा हाइट में भी ज़्यादा ऊंची है और इसके अलावा यहाँ पे रिम्स भी अच्छे खासे मैसेज कर दिए गए हैं, ये मैं कवर करूँगा अभी। फिर इसके अलावा इसके टायरों में एक और इंटरेस्टिंग फीचर है टर्निंग के लिहाज से, वो भी मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके साइड मिरर की तो साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, 360 कैमरास हैं, पडल लैंप्स हैं। तो यहाँ पे हर वो चीज़ दी गई है जो कि साइड मिरर ऑफर कर सकते हैं और इसके अलावा ये साइड मिरर बॉडी के अंदर माउंटेड आ रहे हैं। टोयोटा की आप जितनी भी नई कार्स देखें, बेशक वो LX 600 हो, LC 300 हो या गाड़ी हो, साइड मिरर इनके बॉडी के अंदर ही आ रहे हैं। और बाय द वे मैंने इन सब गाड़ियों के रिव्यूज़ ऑलरेडी किए हुए हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा विंडोज़ के आसपास में काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। साइड पे ये वही बॉडी किट्स कंटिन्यू की गई हैं जो कि फ्रंट पे दी गई हैं और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी अब यहाँ साइड तक आते हैं। ये चीज़ पहले आपको मर्सिडीज वगैरह में देखने को मिलती थी बट अब इसमें भी दे दी गई है और एक गाड़ी आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल भी काफ़ी हद तक इंडिकेट करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि ये है तो सेडान लेकिन ऊँची काफ़ी है। इसकी छत अगर आप किसी प्रियस वगैरह के साथ खड़ी करके देखेंगे तो ये उससे आपको वाज़े ऊंची लगेगी और इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी आपको देखने में ऊंची नहीं लगी होगी, लेकिन अगर मैं इसका डोर खोलूँगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क नजर आएगा। अगर आप इसकी ये डोर सिल देखें तो ये काफ़ी ऊपर ख़त्म हो रही है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सेडान। तो ये गाड़ी इटसेल्फ काफ़ी ऊँची है लेकिन इसकी जो बॉडी किट्स हैं ये नीचे बहुत एक्स्ट्रा दी गई हैं। इसके अलावा ये इस गाड़ी का क्रॉसओवर SUV वर्जन है। इसमें फिर 2 और बॉडी टाइप्स आती हैं, सेडान और एस्टेट। सेडान बेसिकली लो और काफ़ी लंबी सी है, एस्टेट बेसिकली इसकी एक प्रॉपर ई-ट्रॉन जैसी शेप की गाड़ी है। ये गाड़ी इन दोनों के दरमियान की चीज़ है और मेरे ख्याल से क्राउन का सबसे बेस्ट वर्जन यही है क्योंकि ये रोड पे काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ लगती है। एस्टेट और सेडान काफ़ी कॉमन सी हैं
फिर इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ आती है, ये चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। अब मोस्टली कार्स पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रही हैं, फिर को सी क्लास हो, ई क्लास हो, 2 सीरीज हो, 3 सीरीज हो, बट ये क्राउन होते हुए इसमें सनरूफ दी गई है, तो अंदर से इसकी लुक इतनी मजेगी नहीं आती। बाकी इसके अलावा इसके डोर पैनल वगैरह अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं। रिम भी इसमें 21 इंचेस के हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि तो ये गाड़ी बिल्कुल फास्टबैक शेप में है, यानी कि इसकी रूफ आते आते डिग्गी तक कंटिन्यू कर जाती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के पिछले टायर भी मुड़ते हैं 7 सीरीज या एस क्लास की तरह। ये चीज़ पहले आपको बहुत हाई एंड कार में देखने को मिलती थी, बट अब ई क्लास या फिर सी क्लास या फिर क्राउन जैसी कार में देखने को भी मिलती है। मैंने इससे पहले सी क्लास का रिव्यू भी किया हुआ है 2022 का, उसके भी चारों टायर मुड़ते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट, और ये गाड़ी की टर्निंग रेडियस को काफ़ी बेहतर बना देती है। फिर इसके अलावा रेड डोर्स का अच्छा खासा मैसिव है, और बाकी फ्यूल डोर्स का यहीं पर लेफ्ट पे दिया गया है। करेक्टर लाइन्स भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, और इसके अलावा एसयूवीज की तरह इसमें भी ये प्रॉपर ओवर फेंडर्स दिए गए हैं, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं। फिर इसके अलावा एक गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो आप इस पर टेल वगैरह भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये पूरी कार वाइट है। इसमें बेसिकली 2 टोन भी आती हैं, कुछ गाड़ियों में ये एरिया ब्लैक होता है, कुछ में कोई भी कलर हो सकता है, बट मेरे ख्याल से ये टोन सबसे ज़्यादा डिसेंट लग रही है। खैर, बैक से ये गाड़ी काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक कार वाली लुक देती है, क्योंकि इसमें जो ब्रेक लैंप है ये एंड टू एंड कंटिन्यू करता है, और ये बेसिकली एक स्लीक सा एलईडी बार है, मोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। फिर इसके अलावा इसमें क्राउन की बैटरिंग भी काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। और इसके अलावा इसमें जो रेयर कैमरा है ये भी यहाँ पे डिफरेंट सा है। इसके 2 लेंस दिए गए हैं, एक तो वाइड एंगल है और एक फिर नॉर्मल लेंस है, और इसके अलावा इनके बीच में एक छोटी सी पिन टाइप दी गई है। ये बेसिकली इसका कैमरा का वॉशर है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि पहले इस तरह की कार में नहीं आती थी, आपको हाई एंड 7 सीरीज वगैरह में देखने को मिलती थी। फिर इसके अलावा इसमें जो ये स्पॉइलर वाला एरिया है, ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, ये बिल्कुल सिंपल सा है। और इसके डिग्गी को ओपन करने के लिए यहाँ पे फिजिकल रिलीज दिया गया है, लेकिन ये हिडन है। यहाँ पे छोटा सा एक बटन दिया गया है, आप इसको प्रेस करेंगे तो इसकी डिग्गी अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस, और टेलगेट इस गाड़ी में फॉरवर्ड आता है, ये एक और अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। सेंटर वाला एरिया आप इसका फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से रॉड वगैरह गुजार सकते हैं, और नीचे यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई है। स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती ऑब्वियसली, क्योंकि एक हाइब्रिड कार है, बट यहाँ पे जितनी जगह है तो आई एम श्योर कि यहाँ पे स्पेयर टायर भी आसानी से आ जाएगा। फिर इसके अलावा ट्रंक भी इसकी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, ऊपर यहाँ पे इसका बटन दिया गया है जिससे आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा रेयर बम्पर में ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। एग्जॉस्ट इस गाड़ी में बैक पे डुअल आते हैं, बट ये अंडरस्टेट किए गए हैं, यहाँ पे छुपा के नीचे छोटे से दिए गए हैं। अगर मेरे ख्याल से इनकी प्रॉपर टिप्स होती तो इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर हो जाती। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी एक्सटीरियर की तरह बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे अजीब भी कर दी गई हैं। अजीब चीज़ें क्या है मैं कवर करूँगा आगे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है एक्सटीरियर की तरह ही। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वर्स्ट भी कर दी गई हैं। वर्स्ट क्या है मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए बेस्ट चीज़ों की, तो वो है इसकी कलर टोन। ये बेसिकली 2 टोन में है, कैमल ब्राउन और ब्लैक के, लेकिन जो इसका ब्राउन है ये थोड़ा सा डल है। वैसे गाड़ी में भी बड़ा ब्राइट सा होता है और उसकी लुक थोड़ी सी बस एम ही आती है। ये टोन काफ़ी प्रीमियम है, और इसके अलावा यहाँ फीचर्स भी काफ़ी इंप्रूव कर दिए गए हैं। इन पे मैं आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी मज़ेदार है, ये पूरा ही रीडिज़ाइंड है। इसकी ग्रिप्स भी काफ़ी सब्सटेंशियल दी गई हैं, और इसके अलावा इसमें लेफ्ट राइट पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन इसके स्टीयरिंग में काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन प्लास्टिक का है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है, और इस तरह की कुछ वियर्ड चीज़ें और भी यहाँ पे दी गई हैं, जो कि मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल जो नीचे वाली स्पोक है ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी, और इसके पैडल शिफ्टर्स भी बड़े चीप से हैं, तो मेरे ख्याल से इंप्रूव किया जा सकता था। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली मेमोरी फंक्शन के साथ है, आप इसको ऑन करेंगे तो ये नीचे आएगा, गाड़ी ऑफ करेंगे तो ये वापस ऊपर जाएगा। और इसके अलावा इसके हेडलाइट की कंट्रोल की लेटेस्ट हैं, एक दफ़ा नीचे करके छोड़ेंगे तो लाइट्स ऑन होंगी, दोबारा छोड़ेंगे तो ऑफ होंगी। लेकिन इसकी हेडलाइट के ऊपर की फॉग का कंट्रोल नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी फॉग ऑफर ही नहीं करती। फिर इसके अलावा वाइपर्स में रेन सेंसिंग है, और अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो मीटर इसमें पूरी स्क्रीन दे दी गई है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके ग्राफिक्स थोड़े बेहतर हो सकते थे, और इसकी स्क्रीन में भी काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन जैपनीज़ में है, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी इसकी स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर तक है, हर जापानी कार की तरह। आप इसके डिफरेंट स्क्रीन मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस तरह से सबसे इंटरेस्टिंग इसका 1 ही है। बाकी इसके अलावा गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स आप यहीं से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही जैसा कि हर कार में होते हैं। और स्क्रीन से पीछे यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर का पोर्शन दिया गया है, ये बेसिकली इसके सेंसर्स हैं, और ये आपको सेंस करते हैं कि आप कब तक अटेंटिव हैं, कब तक आपकी जो फुल अटेंशन है वो रोड के ऊपर है। जैसे आप अटेंशन लूज करते हैं तो ये गाड़ी आपको वार्निंग भी देती है। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके मीटर की हाउसिंग मोस्टली मर्सिडीज वगैरह जैसी है, यानी कि ऊपर एक अलग से पैनल निकला हुआ है, और इस पैनल के अंदर ये मोस्टली चीज़ें दी गई हैं।
स्क्रीन भी इसी पैनल के अंदर है, मीटर तो ऑब्वियसली इसी के अंदर ही है, और ये स्क्रीन भी इसकी काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है, ये मैं कवर करूँगा आगे। फिलहाल अगर बात की इस पैनल के पीछे वाले एरिया की, तो यहाँ पे इसका हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है, ये चीज़ भी ग्राउंड में आती है, और ये पहले वाले हेड डिस्प्ले वगैरह से काफ़ी इंप्रूव्ड है। यहाँ पे गाड़ी आपको रोड शो करवाती है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल क्रेडिट से शो करवाती है, स्पीड शो करवाती है और गियर शो करवाती है, और इसके अलावा डैशबोर्ड की काफ़ी सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं। डैशबोर्ड के एंड्स में इसके स्पीकर दिए गए हैं, और इसके अलावा सेंटर में ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से अच्छी है, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टोयोटा शोर, ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसके अलावा इसका सॉफ्टवेयर भी वैसा ही है जैसा कि ऑब्वियसली इंपोर्टेड कार्स का होता है। ये भी काफ़ी हद तक जैपनीज़ में है, और ये इसकी लैंग्वेज चेंज तो कर सकते हैं आप, लेकिन सब कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, और ऑब्वियसली इनके मैप पाकिस्तान में काम नहीं करते, बट नंदर ऐसी स्क्रीन अच्छी है। फिर इसके नीचे सबसे वियर्ड चीज़ है वो है इसका वॉल्यूम रॉकर। वॉल्यूम रॉकर है तो नॉर्मल सा, लेकिन इसके पीछे में पावर बटन है, ये साथ ही घूमता है, ये मेरे ख्याल से बड़ी चीप सी फील देता है इसको। अगर ये एक ही जगह पर स्टेबल होता और आसपास का नॉब घूमता तो बेहतर था, जैसा कि BMW 7 सीरीज वगैरह में होता है, बट अगर आप BMW की X1 देखेंगे या 2 सीरीज देखेंगे तो उसमें नॉब के साथ जो उसका पावर बटन होता है वो भी घूमता है, तो इस कार में भी 2 सीरीज या X1 की तरह घूमने वाला नॉब दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज़ है, ये बेहतर हो सकती थी। बाकी नीचे वाला एरिया इसका चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, बट ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स दिए गए हैं। क्राउन 4.25 करोड़ की गाड़ी है, और इस प्राइस पॉइंट पे आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। खैर, इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं, पावर बटन टोयोटा की नई कार्स में अब यहाँ लेफ्ट पे आ रहे हैं, और इसके अलावा नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक है और डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं, जो कि इसकी हीटेड और कूल सीट्स के हैं, ये सीट्स परफोरेटेड आती हैं, और किस तरह से आपको कूल करती है मैं कवर करूँगा अभी। और बाकी इसके अलावा इसकी हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल भी यहीं पे दिया गया है, ये भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि अगर सर्दियाँ हैं और आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया हुआ है तो इसका हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और इसकी जो ग्रिप्स हैं ये आपको सही कोजी सी फीलिंग देंगी। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है, और ये चार्जर मेरे ख्याल से बेस्ट है, इस तरह से कि ये वर्टिकल है, आप फ़ोन इसके अंदर सीधा खड़ा करेंगे, और मेरे ख्याल से हर गाड़ी में ऐसे ही आना चाहिए। यहाँ से आप फ़ोन के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, गाड़ी मोड़ते हुए फ्लाई अराउंड भी नहीं करेगा, और इसके अलावा यहाँ से निकालना और रखना काफ़ी आसान है, और इस स्पेस को भी काफ़ी हद तक सेव करता है। अगर आप इतना बड़ा सारा फ़ोन यहाँ पे लिटाएंगे तो ये काफ़ी सारी जगह खा जाएगा, और फिर चीज़ें वगैरह भी गिर सकती हैं, बट स्ट्रेट खड़ा हुआ फ़ोन काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। बट अगर आपके हाथ मोटे हैं और आपने यहाँ पे कोई कॉइन डाल दिया है तो फिर आपको निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ये मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसका ऑटो पार्किंग दिया गया है, 360 कैमरास का कंट्रोल दिया गया है, ऑब्वियसली ये गाड़ी फुल ऑप्शन है, और उसके अलावा यहाँ पे इसके 2 आउटलेट दिए गए हैं। फिर इसके कंपार्टमेंट्स जो हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिए गए हैं, यहाँ पे आप की डाल सकते हैं, पीछे का फोल्डर दिया गया है, और एक और कप फोल्डर नॉर्मल है। इसके अलावा यहाँ पे इसका गेट सेलेक्टर दिया गया है, जो कि काफ़ी हद तक प्रियस से मिलता जुलता है, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। ये कंसोल लिटरली लगता है कि प्रियस से निकाल के यहाँ लगा दिया है। इस गाड़ी के लिए मेरे ख्याल से टोयोटा को यही चीज़ें बनानी चाहिए थी। अगर आप एक्वा भी देख लें या विट्स भी देख लें तो उसमें भी जो ये हेडलाइट के कंट्रोल हैं ये ऐसे ही आते हैं, फिर प्रियस में सेम इस तरह का गेट सेलेक्टर आता है, तो इतनी महंगी गाड़ी के लिए मेरे ख्याल से चीज़ें नहीं बननी चाहिए थी। बाकी फिर इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है, इसमें ड्राइव मोड्स हैं वो हैं इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट प्लस और फिर कस्टम, और इनके सारे इसके मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर इसके अलावा पार्किंग ब्रेक की गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, इसमें बैक पे सनशेड आता है, जो कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली रेस और लोअर कर सकते हैं, और आप इसके रेयर सीट्स को यहीं से ही अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, और इसके अलावा पैसेंजर की सीट में कंट्रोल यहाँ लेफ्ट भी दिए गए हैं, तो यहीं से बैठ के इसकी सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरह से, और इसका पर्पस बेसिकली पिछले पैसेंजर्स को एक्सेस देना है। पीछे अगर गाड़ी का ऑनर बैठा हुआ है, यहाँ ड्राइवर है और ये सीट खाली है, तो ऑनर बैठ के बैक से ही इस सीट को फुल आगे करके अपने लेग रूम मैक्सिमाइज कर सकता है। फिर इसके अलावा इस सीट में पंच होल्स दिए गए हैं, और इन पंच होल्स से ये गाड़ी ठंडी हवाएं थ्रो करती है यहाँ पे। इसके अलावा सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है, और इसके डोर पैनल्स लिटरली SUVs जितने बड़े हैं। अब इसको देखेंगे तो लिटरली आपको फील आएगी कि ये किसी रेंज रोवर का डोर है, और ये काफ़ी नीचे तक जा रहा है। फिर इसके अलावा विंडो इस गाड़ी की चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, और ऑब्वियसली मोटो वाला फीचर आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे 2 मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसा कि मोस्टली कार्स में होते हैं। वैनिटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अलाइट, जो कि ऑटोमेटिक है।
एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 9 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। और इसके अलावा सेंटर में फिर इसका ये रेयर मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। बाकी यहाँ पे इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है और इसकी सनरूफ दी गई है। ये मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इस वाली क्राउन में पैनोरामिक रूफ आ जाएगी, बट टोयोटा ने नहीं दी। इससे काफ़ी सस्ती गाड़ियाँ भी जैसे कि मर्सिडीज सी क्लास वगैरह या BMW 2 सीरीज पैनोरामिक रूफ ऑफर करती हैं। फिर ई क्लास के रेड कॉम्पिटिशन है और ई क्लास में पैनोरामिक रूफ बहुत पहले से आ रही है 2004-05 से, बट इसमें अभी तक नहीं दी गई। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। सेम गोस फॉर LX 600, LC 300। रेंज रोवर्स बहुत पहले से पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रही हैं, फोर्ड के डालों में आ रही है, बट लेक्सस वगैरह में अभी तक नहीं आई। तो ये मेरे ख्याल से टोयोटा थोड़ा से फीचर्स रोक के रख रहा है अभी। बाकी ऊपर यहाँ पे माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, रूफ लाइनर इसमें ऑल ब्लैक है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 आला चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें सेंटर में हम्प दिया गया है काफ़ी बड़ा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ बेहतर हो सकती थी और वो थी स्क्रीन्स। अगर यहाँ पे स्क्रीन्स आती तो ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो जाती। बाकी यहाँ पे नॉस्टैल्जिक सी फील देने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर इनका कोई यूज़ है भी कि नहीं, बट स्टिल यहाँ पे ये दिए गए हैं तो इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं, नीचे प्रॉपर 100 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है और सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है। इस सेंटर कंसोल को निकाल के मैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल एक्सेस कर सकता हूँ। बैक पे भी ये क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, लेकिन ये सिंगल जोन ही है। बैक पे भी क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, बट ये सिंगल जोन ही है। बैक पे भी दोनों ही सीट्स हीटेड हैं, लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। अगर वेंटिलेटेड भी होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। फिर इसके अलावा इन दोनों ही सीट्स को मैं अपनी मर्जी के लिहाज से आगे और पीछे कर सकता हूँ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली। ये सीट्स रिक्लाइनेबल है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ प्रॉपर दिया गया है, सेंसर का कंट्रोल दिया गया है और यहाँ से बैठ के गाड़ी का मल्टीमीडिया भी कंट्रोल कर सकता हूँ, वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ, ट्रैक आगे पीछे कर सकता हूँ और ये चीज़ क्राउन में बहुत पहले से आ रही है। फिर इसके अलावा सेंटर में एक ड्रॉर दी गई है जिसमें एल्केंटारा दिया हुआ है, इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। इसके जो हेड रेस्ट हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छे खासे मैसिव हैं। बाकी इसके अलावा रेयर डोर्स में इसके जो विंडोज दी गई हैं ये भी सिंगल टैप वाली हैं। स्पीकर्स में पीछे भी दिए गए हैं और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें बहुत सारा इंजन साइज ऑफर होते हैं। इसमें 2500 हाइब्रिड इंजन भी आता है, लेकिन टॉप ऑफ लाइन इंजन 2400 हाइब्रिड टर्बो होता है जो कि ये गाड़ी है और ये स्पेसिफिकली इस गाड़ी में आया है सबसे पहले। ये इंजन 2.4 टर्बो है और 268 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 460 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। फिर इसके अलावा क्राउन रेयर व्हील ड्राइव होती है। इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग भी दे दिया गया है, यानी कि इस गाड़ी के चारों टायर टर्न होते हैं। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। बाकी ये गाड़ी हाइब्रिड और टर्बो दोनों हैं। टर्बो इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़बरदस्त बनाता है, हाइब्रिड इसकी एफिशिएंसी को अच्छा बनाता है। ये गाड़ी आपको 18-19 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि बहुत ज़बरदस्त है इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ECVT आती है और इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है एज कम्पेयर टू इससे पुराने वाली क्राउन, और इसकी वजह यह है कि टर्बो के बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। बाकी इंजन पे काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह ये सब आते हैं, लेकिन इसका बोनेट अभी तक स्टैंड से ओपन होता है। ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड चीज़ है। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक आ जाता तो बहुत बेहतर था, और इस गाड़ी के लिहाज से तो मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक मस्ट हैं। ये 4 करोड़ प्लस की गाड़ी है, बट सिर्फ यहाँ पे स्टैंड से बोनेट ओपन होता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है क्राउन, ये है 225, 45 और 21 इंचेस का रिम क्राउन में पहली बार आया है। इससे पहले लेक्सस 570 21 इंचेस का रिम ऑफर करती थी। अब सेडान जैसी कार में भी ये रिम आ रहे हैं और ये रिम लुक्स के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत है। ये ड्यूअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक की, और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में मिशलिन का है जो कि लो प्रोफाइल है और लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऑब्जेक्ट डिस्प्ले आती है, ड्राइव मोड्स आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आती है, ABS आती है, लेकिन एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आती है और वो है 4 व्हील स्टीयरिंग। ये चीज़ मेरे ख्याल से गाड़ी के लिहाज से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये चीज़ गाड़ी की टर्निंग रेडियस को भी काफ़ी अच्छा बना देती है। मोड़ते हुए आपको वाज़ेह फर्क फील होगा, और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।